नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 20वां क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में वन, जिसका कि यह पहला पार्ट है। जैसा कि इससे पिछले क्लासों में पर्यावरण के बारे में बताया जा चुका है, तो आप को उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप पर्यावरण परिचय के हर एक क्लास को प्राप्त कर सकते हैं तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन हब बाई अमन सर, या टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मरुस्थल को देख रखा है, घास के मैदान को देख रखा है। आज हम देखेंगे वन। तो वन यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और वोरियल या शंकुधारी या टैगा वन। तो इसी के बारे में अपने को देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वन किसे कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन ही लिखा गया है कि जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ 50% से कम होती है। ठीक है, ये आपका एक साइंटिफिक डिफिनीशन है। अगर आपके एग्जाम में बेसिक तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन किसे कहते हैं, ऑप्शन ए करके दे देता है कि जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ 25% से कम हो, 75% से कम हो, 50% से कम हो या 100% से कम हो। तो यहाँ पे सही क्या होता है कि जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ का मतलब कि जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप 50% से कम होता है, उन क्षेत्रों को हम वन कहते हैं। या सामान्य भाषा में आप वन के बारे में कहा जाए तो सामान्य भाषा में आप वन को कह सकते हैं कि कम क्षेत्रफल में सघन वृक्षों का क्षेत्र जहाँ पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि वन परितंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा जो है वह अनिवार्य तत्व है। जलवायु और मृदा का स्वरूप निर्धारण करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम मरुस्थल की बात करें, ठीक है, मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ पर बेसिक तौर पे पर्णपाती या मरुस्थलीय कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर आप भूमध्य रेखा के आसपास देखेंगे तो भूमध्य रेखा में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है, तो जिसके कारण हमेशा यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार का है। तो ये कुछ आप देख रहे हैं वनों की फिगर हैं कि किस प्रकार से वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कि वन परितंत्र मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग निम्न अक्षांश इसलिए कहते हैं कि यह शुरू होता है 0 से और ये जाता है 90 तक। तो यह 0 क्या है, कम संख्या वाला है, तो इसलिए इसे निम्न अक्षांश वन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है शीतोष्ण पतझड़ वन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शीतोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है कि कर्क रेखा से कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त और यहाँ पर मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है। तो इसे मध्य अक्षांशी, क्योंकि यह बीच में पड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांशी वन कहते हैं। उसके बाद है बोरियल, शंकुधारी या टैगा वन। तो इस प्रकार के वन मूलतः कहाँ पाए जाते हैं कि ध्रुवों के आसपास या जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ठंडा पड़ता है वहाँ पर पड़ते हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में बोरियल, शंकुधारी या टैगा वन पाए जाते हैं। तो इन्हें हम लोग उच्च अक्षांशीय वन कहते हैं, क्योंकि यह मूलतः 90 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, 90 डिग्री अक्षांशों के आसपास। तो इसे हम लोग उच्च अक्षांशीय वन कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप अच्छे समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा से मतलब कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। उसके बाद कर्क रेखा और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ पे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। और उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री के बीच, और यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री दक्षिणी के बीच में हम लोग इन्हें हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से इन्हें निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन को मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन। तो हम यहाँ पर केवल देखेंगे आज के दिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो अब यहाँ पे होता है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सदाबहार वन का याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र को, तो जहाँ पर वर्षा जो होता है, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अब यहाँ पे रही बात कि पेड़ के पत्ते के पौधे झड़ने का, तो इनके जो पेड़ के पौधे होते हैं ना, इनके पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये क्या होते हैं कि इन पर हमेशा पत्ते आते रहते हैं और हमेशा इनके पत्ते झड़ते रहते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कभी, जैसे हम लोग बेसिक तौर पर उत्तर भारत में रहते हैं, तो उत्तर भारत में आपने आम अमरूद के पौधे को देखा होगा कि एक निश्चित समय बाद वो क्या होते हैं, ठूट हो जाते हैं, जिसको हम लोग पतझड़ का मौसम कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सदाबहार वन के पौधे होते हैं, इनके पत्ते गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता, हमेशा इन पे पत्ते आते रहते हैं और हमेशा इनके पत्ते गिरते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो पहला कंडीशन ही हो गया। और दूसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्षा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यहाँ पर वर्षा मूलतः जो होता है 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ की मृदा की बात की जाए तो यहाँ की मृदा जो होती है, इसकी प्रकृति ये जो होती है लेटराइट, और लेटराइट मृदा की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पर मूलतः और ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि आपने पता है कि जहाँ पे अधिक वर्षा होता है तो अधिक वर्षा के कारण मृदा का जो ऊपरी पोषक तत्व मात्रा होता है वो क्या होता है, बह जाता है। तो यहाँ पे अधिक वर्षा होता है जिसके कारण ऊपरी सतह मृदा की जो पोषक तत्व वाली होती है बह जाती है, तो यहाँ पर लेटराइट मृदा पाया जाता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब यहाँ पे विश्व स्तर पर इसके विस्तार की बात की जाए तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जावा है और सुमात्रा है। तो वर्ल्ड स्तर पर इनका मूलतः ये विस्तार है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो यह सारे क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास हैं, यह सारे क्षेत्र जो हैं भूमध्य रेखा के आसपास हैं, इन्हीं के बीच में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में केरल का मालाबार तट, जो कहा जाता है कि पश्चिमी घाट, ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर तमिलनाडु का ये कोरोमंडल तट है। पूर्वोत्तर भारत में मूलतः असम के आसपास सटे हुए जितने भी राज्य हैं, तो असम और असम से सटे हुए सारे राज्य, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सदाबहार वन का वृक्ष है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मूलतः जो सदाबहार वनों में वृक्ष पाए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सदाबहार वन का वृक्ष है या निम्न में से कौन सा सदाबहार वन का वृक्ष नहीं है। तो यहाँ पे आपने जिसको एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ये सारे के सारे जो हैं सदाबहार वन के वृक्ष हैं। और यहाँ पर प्रमुख जो जानवर हैं, हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, एक सिंग वाला गैंडा, ये सारे यहाँ पर सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास, जिसमें हम लोग देखने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले क्लास में हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।